Hello everyone, good morning everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था कि यूनिट फर्स्ट जो अभी हम 11th एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में ओवरव्यू हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, ओवरव्यू पढ़ लिया था। उसके साथ साथ देखा था कि जो अर्नेस्ट मेयर हैं, इनका बायोलॉजी के फील्ड में क्या स्कोप है। ठीक है, और इन्हें हम क्यों कहते हैं द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। इसके साथ साथ देखा कि इन्हें जो है बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन भी कहा जाता है और इन्हें कौन कौन से 3 नोबेल प्राइजेस मिले थे। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं और वहाँ से इन इंटरेस्टिंग बातों को जान सकते हैं। इसके बाद सेकेंड वीडियो में हम सभी लोगों ने देखा था कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हम उसे कह सकते हैं कि हाँ दिस इज़ अ लिविंग थिंग्स। और ये भी देखा था कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो कि विदाउट एक्सेप्शन जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही अप्लाई होती हैं, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखेंगे कि हमारे अराउंडिंग में जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, इन्हें हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं और इनका क्या क्राइटेरिया है। सो लेट्स नाउ प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। और साथ ही साथ आप अपनी एनसीईआरटी जो 11th स्टैंडर्ड की है उसे आप अपने पास रखें निकाल कर, जिससे कि हम कोई भी बात कहें तो अपनी बुक पर ही आप नोट कर सकें। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो उन्हें आप अंडरलाइन करते चलें हमारे साथ साथ। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ साथ नीट एग्ज़ाम में भी यहाँ से मैं बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन मोस्ट प्रोबेबली है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सो प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। सो लेट्स नाउ, जब भी हम अपने सराउंडिंग एरिया में देखते हैं तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लार्ज नंबर पे वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, लार्ज नंबर पर वैरायटी देखने को मिलती है मीन्स हमारे सराउंडिंग एरिया में बहुत से प्लांट, इंसेक्ट एंड बर्ड्स और पेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, दैट यू कैन नॉट सी विथ योर निकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। अपने जो हम अपनी सराउंडिंग एरिया में बहुत से ऑर्गेनिज्म देख भी सकते हैं और इसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम अपनी निकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बट वो भी तो सर्वाइव कर रहे हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस, ईस्ट, फंजाई, कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम निकेड आई से नहीं देख सकते, वो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे सराउंडिंग एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो जो है कि 1.7 ठीक है एंड 1.8 मिलियन के नंबर ऑफ स्पीसीज हम लोग क्या साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रिफर टू बायोडाइवर्सिटी। जो ये डिफरेंट तरीके के प्लांट, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग एरिया में देख रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर स्पीसीज़ जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखी है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जब हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर एक सेपरेटली बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर आएगा पढ़ने को। तो वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने टाइप की है, वो जेनेटिक लेवल पर कितने टाइप की है, ठीक है, मार्फोलॉजिकल कैसी है, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग एरिया में बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इन्हें क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इतने तो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ जो है ना उनको डिस्कवर कर चुके हैं हमारे साइंटिस्ट। इसके साथ साथ भी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड ओन्स न्यू ऑर्गेनिज्म आर कॉन्टीन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। जो साइंटिस्ट हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू नई जगह पर जाके एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं लगातार। ठीक,
एज स्टेटेड अर्लियर देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। और हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें ऑलरेडी मिलियंस प्लांट और एनिमल्स की डिस्कवरी हो चुकी है या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाई देयर लोकल नेम्स। और इनके जो है जो लोकल एरिया होती वहाँ का भी इनका एक लोकल नेम होता है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से उस स्पीसीज़ को जाना जाता है जिसे हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं। यानी कि जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे क्लासीफाई करता है, फिर उसका नाम देता है, जो कि एक यूनिक नेम होता है जिसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं। क्लियर। इसके बाद अब देखते हैं कि हम इन्हें किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। 1 सेकेंड। Sorry for disturbing. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known as by the same name all over the world. यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब भी साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं तो सभी ऑर्गेनिज्म का कोई सेम ही नाम ना हो, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करना होता है, जाकि इस प्लांट को एक ही नेम से या इस एनिमल्स को एक ही नेम से पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। इसके लिए जो उसका हम एनिमल्स का या प्लांट्स का नेम रखते हैं उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this identification। means जब भी साइंटिस्ट कोई एनिमल्स या प्लांट को डिस्कवर करता है, यानी कि उसको न्यू एरिया में एक्सप्लोर करता है, जब भी उसे कोई न्यू ऑर्गेनिज्म या प्लांट पता चलता है तो उसको नॉमेनक्लेचर से पहले वो क्या करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को वो उसका आइडेंटिफिकेशन करता है। ठीक है, तो दिस इज प्रोसेस नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत जो है आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस आती है। इन ऑर्डर फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर असाइन साइंटिफिक नेम टू इस नोन एज ऑर्गेनिज्म। और जो भी ऑर्गेनिज्म को खोज किया है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का, उसका पर्टिकुलर एक नाम रखेंगे जिसे हम साइंटिफिक नेम कहेंगे। दिस इज एक्सेप्टेबल बायोलॉजिस्ट आर ओवर वर्ल्ड। और ऐसा नाम रखेंगे जो कि पूरे वर्ल्ड में सभी साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करें, वो एक एक्सेप्टेबल नेम होगा। तो ये प्रोसेस ICVN के द्वारा की जाती है। मीन्स ICVN जो है कुछ प्रिंसिपल और क्राइटेरिया देता है, उनको फॉलो करते हुए उस ऑर्गेनिज्म का नेम रखना होता है। ठीक है, अगर कोई प्लांट खोजा है तो ICVN करेगा। ICVN के आपको रूल्स और क्राइटेरिया फॉलो करने रहेंगे। अगर आपने कोई एनिमल्स की खोज की है, उसका नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो आप ICZN यानी कि कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसके आपके रूल्स और क्राइटेरिया को फॉलो करना रहेगा। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। और क्या होगा कि उसका केवल एक ही नेम होगा पूरे वर्ल्ड में, उसी नेम से सभी लोग उसे जानेंगे। इसके बाद जब भी बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया है उसका एक साइंटिफिक नेम रहेगा। और उसका साइंटिफिक नेम में क्या करेंगे, एक जो उसका जेनरिक नेम होगा, ठीक है, और एक उसका स्पेसिफिक एपिथेटिक नेम होगा, यानी कि 2 कंपोनेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे। इस 2 कंपोनेंट सिस्टम को जो है हम बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। यानी कि इस नॉमेनक्लेचर के सिस्टम में 2 साइंटिफिक नेम होंगे। साइंटिफिक नेम एक ही होगा लेकिन यहाँ पर 2 कंपोनेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक जो होगा वो आपका जेनरा होगा, सेकेंड आपकी स्पीसीज होगी। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके साइंटिस्ट उसका ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई प्लांट हो या एनिमल्स हो उसका नेम रखेंगे। लाइक दिस बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। दे आर लेटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। मतलब कि जो जेनरा होगा, ठीक है, जो जेनरा होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो भी स्पीसीज होगी उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, इटैलिक्स लैंग्वेज में, ठीक है। और दोनों के ही जो साइंटिफिक नेम होंगे वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस विल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक इफेक्ट। और जो सेकेंड कंपोनेंट है उसे वो स्पेसिफिक होगा, यानी कि वो उसका स्पीसीज होगा। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग, जब हैंड राइटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे या फिर उसे लैटिन ओरिजिन में लिखेंगे, यानी कि तिरछे अक्षरों में लिखेंगे जो भी स्पीसीज का नाम है। इसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर एंड विल द स्पेसिफिक इफेक्ट स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफोरा इंडिका। एक सेकेंड, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं इन दिस। जैसे कि जो आम है इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का, कि मैंगीफेरा इंडिका नेम है, ठीक है, क्या है, मैंगीफेरा इंडिका नेम है। तो जो मैंगीफेरा है ये इसका जीनस है, तो जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, एंड जो इसकी स्पीसीज है वो इंडिका है, तो इंडिका के पूरे इंडिका वर्ड को ही पूरे हम लैटिन में या फिर तिरछे शब्दों में लिखेंगे, और उसका पूरा जो नेम है वो स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक। और अगर हम हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे स्पीसीज वाले स्पीसीज का जो नेम होगा, ठीक है। Name of the author appears after the specific effect at the end of biological name and is written in abbreviated form। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब है कि अगर किसी साइंटिस्ट अपना नाम रखना चाह रहा है, मान लीजिए कि मैंगोफेरा इंडिका की डिस्कवरी जो है यो कैरोलस लिनियस ने की थी, तो साइंटिस्ट अपना साथ में नेम देना चाह रहा है तो क्या करेगा, वो जो स्पीसीज है उसके बाद अपना नेम लिख सकता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि ये जो नॉमेनक्लेचर की प्रोसेस थी, ठीक है, इसको तो हमने एक चलो ऑर्गेनिज्म को नोन कर लिया, उसका जो है नॉमेनक्लेचर कर लिया, बट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल्स हैं, तो क्या हम उन्हें इस एक एक ऑर्गेनिज्म को नाम रखकर उसका नॉमेनक्लेचर करके स्टडी करेंगे? दैट इज़ नॉट गुड प्रोसेस, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सभी के कॉमन कैरेक्टर को लेकर हम उसे क्लासीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सभी को कॉमन कैरेक्टर लेकर उसे क्लासीफाई कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहेंगे। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुपेड into convenient categories based on same easily absorbable characters। जो बाहर से फिजिकली हमें एब्जॉर्ब कैरेक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर हम उसे अलग अलग कैटेगरी में या ग्रुप में क्लासीफाई कर लेंगे, तो इसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपली यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे हाँ यहाँ पे ले लिया, जैसे डॉग है या फिर एनिमल्स है, काइट है, तो उनके हम फिजिकल कैरेक्टर देखकर तो समझ सकते हैं कि हाँ दिस इज़ डॉग है, दिस इज़ कैट है। या फिर मान लीजिए कि ऐसे प्लांट हैं, ये राइस का प्लांट है, ये व्हीट का प्लांट है, ये मैमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं। इस तरीके से हम उन्हें देखकर ही, उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको देखकर ही समझ सकते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी कैटेगराइज किया है या ग्रुपेट किया है उसे हम अब एक टैक्सा कहेंगे। क्या कहेंगे, एक टैक्सा कहेंगे।
यहाँ पर आप केयरफुली सुनने की कोशिश करना। व्हाट आर आई एम ट्राई टू सेइंग। जैसे मान लीजिए डॉग है, कैट है, मैमल्स है, व्हीट है, राइस है, प्लांट है, तो ये सब क्या है? डॉग है, कैट्स है, मैमल्स हैं, तो ये सिंपली सी एनिमल्स के अंतर्गत आएंगे। और जैसे व्हीट है, राइस है, तो हम फिजिकली देखकर बता सकते हैं कि हाँ दिस इज प्लांट, राइस प्लांट, व्हीट प्लांट। तो ये सभी अपने आप में क्या है, जो इन्हें मैंने कैटेगराइज किया है, तो इन्हें हम एक टैक्सा में रखेंगे। ठीक, इसमें रखेंगे एक टैक्सा में। अभी जो हम नीचे टैक्सोनॉमी वाला पोर्शन कवर करेंगे, टैक्सोनॉमी को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आप इसे ध्यान से सुनते रहिए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। है बहुत इजी, बस आप सुनकर कंफ्यूज ना हो तो आप इजी समझ सकते हैं कि डॉग को तो कैट में नहीं रखेंगे ना क्लासिफिकेशन जब करेंगे, क्योंकि कैट कैट है, डॉग डॉग है। अब डॉग कैट्स तो ये ऑल क्या है, मैमल्स हैं, यानी कि हम इन्हें एनिमल्स किंगडम में रखेंगे। ठीक, और जैसे प्लांट है, वो व्हीट प्लांट हो, राइस हो, या कोई अदर प्लांट हो, तो ये सारे प्लांट है तो हम इन्हें प्लांट किंगडम में रखेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, हम इन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर लेंगे, जिसे हम टैक्सा कहेंगे। इसके बाद जो ऑल इसके करेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन का करेक्टर, ओ सिट, 1 सेकेंड प्लीज वेट। प्लीज सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। जब भी हम इनके करेक्टर के बेसिस पर हम इन्हें कैटेगराइज कर लेंगे, तो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे, टैक्सोनॉमी करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को हमने नोन किया, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे नॉमेनक्लेचर किया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत ये सारी प्रोसेस आएंगी। ठीक है, तो उसे क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। उसका क्लासिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस रहेगी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सभी कुछ क्या आएगा, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम टैक्सोनॉमी कर सकते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी में जब भी हम टैक्सा या कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, तो हम उसके इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पर करेंगे। ठीक, क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। दिस इज नॉट इज डिफ़िकल्ट टॉपिक, या फिर कह सकते हैं कि डिफिनीशन, बट लिसन टू केयरफुली एंड आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक, अब जो टैक्सोनॉमी है, इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन करते हैं कि कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। जब भी ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या किया, कैरेक्टर के बेसिस पे उससे कैटेगराइज किया। ठीक है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये सभी की प्रोसेस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर, टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू टर्म। टैक्सोनॉमी का मीन्स कोई न्यू टर्म नहीं है। और ये जब वो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके क्लासीफाई नॉमेनक्लेचर करेंगे, इसी को हम कंप्लीटली क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी कहेंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आएगा जब हम बात सिस्टमैटिक्स की करेंगे। सिस्टमैटिक्स की जब बात करेंगे, तब ह्यूमन दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वर रिफर टू एज सिस्टमेटिक। यानी कि जब भी हम उसके रिलेशनशिप की बात करेंगे, किसकी रिलेशनशिप, यानी कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने कोई भी एनिमल्स को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, उसका नॉमेनक्लेचर किया, आइडेंटिफिकेशन किया, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया, तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर को भी उसका भी उसमें मैच करेंगे, देखेंगे कि उसका जो उसके नियरेस्ट एनिमल्स है, उसका उसके साथ रिलेशन क्या है। जब इन कैरेक्टर को लेकर चलेंगे, तब हम इसे कंप्लीटली सिस्टमैटिक्स कहेंगे। ठीक है, तब इनसे क्या कहेंगे, कंप्लीटली सिस्टमैटिक्स कहेंगे। क्लियर,
द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो सिस्टमेटिक टर्म है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, which मीन्स सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से जब अरेंज कर लेंगे, उसे आइडेंटिफिकेशन करके, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर करके उसे पर्टिकुलर एक टैक्सा दे देंगे, तो जब हम कंप्लीटली उसे हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेंगे तो हम इसे ही हम सिस्टमेटिक्स या सिस्टमेटिक्स कहेंगे। ठीक, और सिस्टमा नेचुरी नाम की जो बुक है वो कैरोलस लिनियस ने दिया था सबसे पहले। उसके बाद में सिस्टमेटिक के अंतर्गत इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रखा गया। ठीक है, इसे भी इसी में इसके कैरेक्टर्स को लिया गया। तो कंप्लीटली सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत हम टैक्सोनॉमी भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके जो कह सकते हैं ओंटोजेनिक कैरेक्टर्स थे, रिलेशनशिप थे, वो भी उसी में आ जाएंगे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखेंगे कि जैसे हमने एक प्लांट को हम टैक्सा दे रहे थे, तो मान लीजिए कि व्हीट एक खुद में टैक्सा है, राइस का प्लांट एक खुद में टैक्सा है, तो उसके बाद उसके नीचे कौन से फाइलम, क्लास, जीनस, स्पीसीज, ठीक है, इनका किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, किस तरीके से हम एक टैक्सा को कैटेगराइज करेंगे, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिले, आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।